हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 30 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 और ये पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके आप मुझे फेसबुक में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो सो गाइस, पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है, यहां पर बात हो रही है नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा, नगोर्नो काराबाख रीजन कहां पर लोकेटेड है, तो इसकी लोकेशन आप लोग को याद रखना थोड़ा जरूरी है। आप देखिए, ये ईरान कंट्री आपको मैप में दिखाई दे रही है। ईरान के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में हमारी कंट्री है। आप ईरान को देखेंगे और ईरान की नॉर्थ वेस्ट साइड पे आप देखेंगे इस क्षेत्र में, तो आपको ये टर्की दिखाई दे रही है। टर्की के बगल में आपको आर्मेनिया दिखाई देगी और आर्मेनिया के बगल में आपको अजरबैजान कंट्री देखने को मिलेगी। तो इसी अजरबैजान कंट्री के अंदर ही एक क्षेत्र है जो है नगोर्नो काराबाख क्षेत्र, राइट। ये वाला क्षेत्र उसी के अंदर ही हम लोग को अजरबैजान के अंदर ही देखने को मिलता है। देखिए, ये अजरबैजान की ये पूरी टेरिटरी है, इसी के अंदर ही आप देखेंगे तो ये आपको नगोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है वो नजर आएगा। यहां पर है इसकी लोकेशन, याद रखना, अजरबैजान के अंदर ये क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक विवादित टेरिटरी है। बेसिकली ये अलग हो गई थी अजरबैजान से, इसने इंडिपेंडेंट टेरिटरी जो है वो अपनी डिक्लेयर कर दी थी अजरबैजान से। इनके इश्यूज वगैरह चलते रहते थे। ये बेसिकली पीरियड था 1991 का, जिस समय यूएसएसआर, जिसको हम लोग सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं, तो उसका जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, आपको पता होगा कि एक यूएसएसआर एक सिंगल ब्लॉक हुआ करता था, फिर जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी कि जब वो खत्म हुआ, तो उसके बाद जो भी उसका हिस्सा था, जो भी कंट्रीज, जो भी टेरिटरीज उसकी हिस्सी थी, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट टेरिटरी अपनी अपनी घोषित कर दी, राइट। तो ऐसे ही हुआ था कि ये जो क्षेत्र था नगोर्नो काराबाख, तो इसने भी खुद से अजरबैजान से अलग होना जो है वो डिक्लेयर किया कि ये अजरबैजान से सेपरेट होना चाहती है और ये इंडिपेंडेंट टेरिटरी इसने अपने आप को घोषित किया। उसके बाद फिर एक एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ इनके बीच में कि ये क्षेत्र पर किसी प्रकार का कंट्रोल जो होगा वो अजरबैजान का नहीं होगा। फिर सीज फायर जो डिसाइड हो गया था 1994 के समय पे, राइट। तो ये चीज है बस। बट हालांकि ये जो जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जो चीज मैंने भी आपको थोड़ी बहुत बताई कि ये क्या इशूज है और अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है कि अजरबैजान ने इस टेरिटरी के ऊपर हमला किया अभी रिसेंटली, राइट। हमला बोल दिया है, यानी कि यहां पर इन्होंने अभी रिसेंटली एयर के थ्रू अटैक किया है और आर्टिलरी अटैक किया है, यानी कि तोपखाने वगैरह के थ्रू अटैक किया है। तो इसी को लेकर ये टॉपिक न्यूज में था और इनके बीच में अटैक्स जो है वो अक्सर होते रहते हैं क्योंकि बहुत पुराना इशू है। और इस टेरिटरी को लेकर, इस एरिया को लेकर अजरबैजान, आर्मेनिया और ये टेरिटरी हम लोग को देखने को मिलती है क्योंकि आर्मेनिया जो है उसकी नेबरिंग टेरिटरी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्षेत्र में जो रहने वाले जो निवासी हैं वो आर्मेनियन के मूल निवासी हम लोग को देखने को मिलती है, या फिर आर्मेनियन पीपल्स हैं, राइट। यानी कि जो आर्मेनिया में जो रहते थे, जो मूल निवासी थे आर्मेनिया के, वो इस क्षेत्र पर आज की डेट में रहते हैं और इस क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं। तो इसको लेकर दोनों ही कंट्री, आर्मेनिया और अजरबैजान, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहती हैं, अक्यूज करती रहती हैं एक दूसरे को इस टेरिटरी को लेकर, राइट। तो ये चीज है, बस एक जनरल एक जानकारी इस टेरिटरी से रिलेटेड बस आपको होनी चाहिए। और मेनली जो चीज एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी वो इसकी लोकेशन पूछी जाएगी, जो कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। एंड गाइस, जो भी मैंने आपको बताया है अभी, उसका ये पूरा थ्योरी फॉर्म में यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये अगेन एक और ब्रॉड मैप आपकी अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्षेत्र की, ये अजरबैजान आपको दिखाई दे रहा है, आर्मेनिया, और उसके बीच में आप देखिए अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर ये वाला रीजन हम लोग को नजर आ रहा है, नगोर्नो काराबाख ऑटोनॉमस रीजन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें बात हो रही है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के बारे में। तो देखिए, इस प्राइज का पूरा जो नाम है वो है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्राइज किस पर्पस के लिए दिया जाता है। तो जो भी लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, और किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए इस प्राइज से उनको
सम्मानित किया जाता है, इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाता है। और हर साल जो है ये प्राइज दिया जाता है। और ये प्राइज जिनके नाम पर रखा गया है उनका नाम है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, जो कि फाउंडर डायरेक्टर थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, CSIR के। उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड का नाम जो है वो रखा गया है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो याद रखिएगा, सभी इंडियन सिटीजन को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है जो अपना कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में देते हैं। बट शर्त यह है कि उनकी उम्र 45 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO और OCI को भी अलाउ किया जाता है कि उनको भी ये प्राइस जो है वो मिल सकता है, वो भी एलिजिबल है इस प्राइस के लिए। बट शर्त यही है कि उनको इंडिया में काम करना होगा। तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो और उनका जो काम है वो आउटस्टैंडिंग है, तो उनको आइडेंटिफाई करते हुए ये अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाता है। गॉट इट। अब नेक्स्ट की बात करें, इसमें और आगे जो चीज बताई गई है कि ये प्राइस जो है, ये देखिए इसमें एक कंडीशन और है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में पिछले 5 सालों में, जैसे आज की रेट में ये प्राइस दिया जा रहा है, तो प्राइस देने से पिछले 5 सालों के पीरियड में जिस भी व्यक्ति ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो उनको आइडेंटिफाई करके ये अवार्ड दिया जाता है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को प्राइज मिलता है तो पिछले 5 सालों के अंदर वो डेट होती है, यानी कि पिछले 5 साल जो है उस 5 साल में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होगा, तभी जो है वो उनको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 ईयर्स, थोड़ा सा बस आप ये वाली चीज भी याद रखिएगा। अब ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हम लोग को डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स IIT खड़गपुर के देखने को मिल रहे हैं, तो उनको सिलेक्ट किया गया है इस प्राइज के लिए, इस अवार्ड के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा न्यूज में देखने को मिला था। अब पेपर 1 से रिलेटेड कई सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। हमने स्टबल बर्निंग के बारे में कई बार डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। स्टबल बर्निंग होती क्या है? तो जब किसान जो होते हैं, जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है, जब धान की कटाई वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद जो खेत में जो भूसा बचता है, किसान क्या करते हैं, इस भूसे को जला देते हैं, राइट, उसको क्लीन करने के लिए। तो वो जब भूसे को जलाया जाता है तो फिर उससे निकलता है धुआं और फिर एनवायरमेंट पल्यूट होती है, राइट, एनवायरमेंट पोल्यूशन देखने को मिलता है हम लोग को। और पंजाब और हरियाणा में ये प्रैक्टिस काफी ज्यादा होती है, राइट, और इस प्रैक्टिस के चलते हम लोग को दिल्ली में देखने को मिलता है पॉल्यूशन लेवल काफी हाई हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से पॉल्यूशन इंक्रीज ना हो, किसान स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना रहे, इसके लिए सरकार जो है, पंजाब सरकार, इसने नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है ये प्रैक्टिस को रोकने के लिए, स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, राइट। एंड 22 सितंबर 2020 को हमने कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि स्टबल को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी कि जो ये भूसा होता है वो किसान जलाए नहीं, उस भूसे को कहीं और यूटिलाइज कर सके, जैसे फ्यूल बनाने के पर्पस के लिए और भी दूसरे पर्पस के लिए, जिसके बारे में काफी डिटेल में अपन ने चर्चा की हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आपको सिंपली 22 सितंबर 2020 यूट्यूब के सर्च कॉलम है ना, ऊपर सर्च करते हैं हम लोग यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के सर्च कॉलम पे ये वाली डेट डालिएगा, इस डेट के आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा। इस वीडियो के 1 घंटा 9 मिनट 12 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिएगा, पूरा इंडेक्स बना हुआ है, इंडेक्स पे ये दिख जाएगा आपको ये वाला टॉपिक, और इस टॉपिक के आगे क्लिक कर दीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मंथली पैकेज लिया हुआ है, तो आपको सिंपली इसकी PDF जो मिल गई होगी अभी, इसकी PDF पे आपको सिर्फ यहां पर क्लिक करना है और आपके सामने टॉपिक खुल जाएगा, आपको कहीं सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, मंथली पैकेज से एक चीज याद आई, जैसे कि आज सितंबर का लास्ट डेट है, राइट, और जिन भी स्टूडेंट्स को अपनी सर्विस कंटिन्यू करनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, और दूसरी बात, जिन भी स्टूडेंट्स हैं जैसे कि अक्टूबर मंथ के लिए एनरोल नहीं किया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी दिसंबर तक के लिए एनरोल कर लिया, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके पास कल से PDF आपको मिलेगी। बट जिन स्टूडेंट्स ने, काफी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पेमेंट कर देना है। आपको पेमेंट के बारे में आप जानते ही हैं कि मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसका चार्ज है, फीस है, तो आप सिंपली पेमेंट कीजिए। पेमेंट का आपका स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे ईमेल भेजिए, आपको रेगुलरली मैं ईमेल भेजता हूं ना PDFs, तो आप मुझे ईमेल भेजिए और ईमेल पर आप लिख दीजिएगा सर रजिस्टर्ड यूजर, और उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा आपकी ईमेल आईडी की, आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, आपने ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, यानी कि आपको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली बस पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद वहां पे आपकी ईमेल आईडी मुझे भेज देना, लिख देना कि मैं रजिस्टर्ड यूजर हूं। सिर्फ इतनी सी चीजों से आपको करनी है और आपका जो अक्टूबर का जो है एनरोलमेंट वो हो जाएगा, और आपको अक्टूबर में फिर PDF मिलना शुरू हो जाएगी, राइट। एक और चीज गाइस, काफी सारे स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं है कि पेमेंट ऑप्शंस थोड़े से चेंज हो गए हैं। जो पहले जो पुराना वाला पेमेंट ऑप्शन था ना, वो अब अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि अब वो वहां पर नहीं है। अगर आप करोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप नए वाले पेमेंट ऑप्शन पर पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, ये जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्टिंग में, तो उनको
पुराने पेमेंट ऑप्शंस के बारे में पता है तो अब पेमेंट ऑप्शन चेंज हो गया। आप डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, नए पेमेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मेरा एसबीआई का आपको करंट अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएगी और एक नई यूपीआई आईडी है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा की, वो आप यूज कर लीजिएगा। अगर आप पेटीएम के थ्रू करते हैं या फोन पे या गूगल पे के थ्रू करते हैं तो एक नई यूपीआई आईडी है। पहले जो यूपीआई आईडी थी वो 9713282838 पेटीएम थी, अब चेंज हो गई है। उसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हमेशा के लिए ये जो पेमेंट डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन में लिखी है यही हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगी, राइट। चलो एनीवेज, ये एक छोटी सी चीज आपको बतानी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका टाइम लिया, उसके लिए माफी। अब इसमें थोड़ी और आगे की बात करें तो 8000 नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है कि गांव क्षेत्र में ये नोडल ऑफिसर जो है वो देखेंगे, चेक करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कौन से लोग जो है, कौन से फार्मर्स हैं वो स्टबल बर्निंग में इन्वॉल्व हैं और उसको रोकने के ऊपर फोकस किया जाएगा। और ये ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट करेंगे जो भी स्टाफ्स हम लोग को कॉर्पोरेशन, रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट और पंचायत, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट्स के देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे। एज वेल एज पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे और अपना काम करेंगे, राइट। इसके अलावा इनके पास एक सुपर एसएमएस सिस्टम भी होगा। ये ऑफिसर क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे ओनर्स की, यानी कि जिन लोगों के खेत हैं गांव में उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी, उन ओनर्स की, लैंड ओनर्स की लिस्ट तैयार की जाएगी और साथ ही साथ उनकी भी लिस्ट तैयार की जाएगी जिन लोगों ने ये जमीन अपनी रेंट पे दे रखी होगी किसी को, राइट। यानी कि आपको पता होगा काफी सारे लोगों की जमीन होती है बट वो खुद ब खुद खेती किसानी नहीं करते, वो खुद फार्मर नहीं होते, बट वो दूसरे फार्मर्स को वो जमीन जो है वो रेंट पर दे देते हैं, राइट। तो ऐसे भी लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये पूरी लिस्ट इस प्रकार की तैयार की जाएगी और उनको वार्निंग दी जाएगी, चेतावनी दी जाएगी कि अगर उन्होंने उनकी जमीन पर जो ये रॉ पैडी स्ट्रॉ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि ये जो स्टबल हम लोग को देखने को मिलते हैं, भूसा जो देखने को मिलता है, इसको अगर उन्होंने जलाया तो उनकी जो लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर उनका जो नाम है वो रेड एंट्री में शामिल कर दिया जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति पंजाब के अंदर इस प्रकार की स्टबल बर्निंग प्रैक्टिस करेगा उसको सरकार की तरफ से वेरियस स्कीम्स, वेरियस पॉलिसीज के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये वाली चीज है इस प्रकार की जिस पर फोकस किया जा रहा है आज की डेट में और स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस को जो है वो रिड्यूस करने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये वाली चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, मेनली बस आपको स्टबल बर्निंग के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। स्पेशली ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको 22 सितंबर को ऑलरेडी कवर करा रखा है। रेडियो पाठशाला की यहां पर बात हो रही है नेक्स्ट न्यूज में। आई डोंट थिंक इस पे आपको बताने की आवश्यकता है कि रेडियो पाठशाला क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। हालांकि फोटो में भी आप देख रहे हो छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। और रेडियो पाठशाला यानी कि रेडियो की मदद से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने को लेकर ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। याद रखना ये इनिशिएटिव ओडिशा सरकार का है, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। क्लास 1 से लेकर 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको रेडियो के माध्यम के थ्रू एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और स्टूडेंट्स को ये जो ऑडियो प्रोग्राम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। तो इसके बारे में एक बेसिक आपको आइडिया बस होना चाहिए कि ओडिशा सरकार का ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, रेडियो पाठशाला। अब बात हो रही है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज के बारे में, चंदन स्पाइक रोग के बारे में। जो चंदन का जो पौधा हम लोग को देखने को मिलता है उसको ये डिजीज होती है, उस पौधे पर ये डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये डिजीज होती किसके कारण है, तो फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल पैरासाइट के कारण ये डिजीज होती है, जो कि इंसेक्ट के तहत प्लांट्स के अंदर एंटर करता है। यानी कि एक इंसेक्ट वेक्टर होता है, उसके तहत ये प्लांट्स में जाती है डिजीज। और ये डिजीज पहली बार कोडागु कर्नाटका के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी 1899 में। और ये डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें, यानी कि इसकी पहचान की अगर हम लोग बात करें कि किसी पौधे को ये डिजीज हुई है उसको कैसे पहचाना जाएगा, तो वो पौधा जो होगा उसका जो पत्ती का जो साइज है वो काफी छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा पत्ती का साइज। देखो आप ये आप देखो, ये नॉर्मल आपको पत्ती दिखाई दे रही है, नॉर्मल पौधा आपको दिखाई दे रहा है। जिस पौधे को ये डिजीज होती है वो पौधे की आप देखो, ये नॉर्मल आकार की पत्तियां हैं, इसकी पत्तियां देखो श्रिंक हो गई, छोटी हो गई है। और एक्सट्रीम केसेस में इस प्रकार का भी हो जाता है पौधा, राइट। और जब ये इस प्रकार का होता है तो आप देख रहे हो स्पाइक्स की तरह, कांटे की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ कांटा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये नाम ही इसलिए इसका स्पाइक पड़ा है, कांटा इसलिए पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये मतलब जो ये डिजीज होती है इस प्रकार की कर देती है पौधे को कि पौधा जो होता है वो बिल्कुल सुगड़ कर कांटा बन जाता है, राइट। तो ये चीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी पहचान हम लोग को देखने को मिलती है। पौधे को अगर देखा जाए और देखने में ऐसा लगे कि उसकी लीव जो है वो छोटी हो रही है, श्रिंक हो रही है, पौधा जो है उसमें मतलब इतनी श्रिंक हो गई कि वो कांटे जैसे दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना कि ये डिजीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। और एडवांस स्टेज जब इसकी हो जाती है, यानी कि जब ज्यादा इसकी स्टेज एडवांस लेवल पर हम लोग को देखने को मिलती है, तब जो इसका इंटरनोड लेंथ जो होती है वो भी रिड्यूस होने लगती है।
और उसका जो पूरा का पूरा शूट जो होता है वो स्पाइक की तरह नजर आता है, यानी कि कांटे की तरह नजर आता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इंटरनोड क्या होता है, तो देखो आप ये आपने पढ़ा होगा बचपन में हालांकि इसके बारे में। इंटरनोड यानी कि एक पत्ती और दूसरी पत्ती के बीच का जो गैप होता है ना, बीच का, ये हम लोग को स्टेम देखने को मिलती है एक पत्ती और दूसरी पत्ती के बीच की, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनोड, राइट। यानी कि ये जो गैप हम लोग को नजर आता है ये इंटरनोड कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक बातें? आगे की बात करें इसमें, तो इंडिया का जो सैंडलवुड ट्रीज हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, इसमें काफी ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। अभी ये इन्फेक्शन जो है वो कर्नाटका और केरला में दोबारा से नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, और काफी तेजी से ये इन्फेक्शन जो है वो फैलता जा रहा है। इन्फेक्शन फैलने की वजह बताई जा रही है कि जो पेड़ पौधे जो हैं उसको काटने के ऊपर जो मनाही है, जो रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो इसके पीछे की वजह, क्योंकि अब देखो एक पौधे पे ये डिजीज हो गई, अब ये डिजीज दूसरे पौधे में ना फैले तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस पौधे को काटा जाता है, राइट। यानी कि 10 पौधे हैं और उन 10 पौधे में 2 पौधों को डिजीज हो गई, मान के चलो, तो वो डिजीज फैले नहीं, इसलिए उन दो पौधों को, 10 में से 2 पौधों जिनको डिजीज है उनको काट के अलग कर दिया जाता है, जिससे कि फर्दर स्प्रेड ना हो। बट अभी क्या हुआ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के चलते रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं कि कटाई नहीं होगी फॉरेस्ट के अंदर, तो इसीलिए फिर जो है ये डिजीज फैल रही है। ये कुछ कारण यहां पर बताया जा रहा है, तो ये एक आइडिया होना चाहिए आपको इसके बारे में, इस डिजीज के बारे में इन जनरल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, एनसीडीसी का हम लोग को ये नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है। एनसीडीसी ने सैंक्शन किया है पहला इंस्टॉलमेंट 19,444 करोड़ रुपए का, ये छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों को दिया जा रहा है। किस पर्पस के लिए, कि ये राज्य जो है वो किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खारिफ पैडी प्रोडक्शन जो है, जो हुआ है अभी, तो वो परचेज कर लें, राइट। तो ये पैसा जो है वो इसलिए इनको अलॉट किया गया है, सैंक्शन किया गया है। एनसीडीसी की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हम लोग को देखने को मिलती है। अब मैंने आपको जब बताया हुआ है कि जब भी स्टैट्यूटरी शब्द आपको नजर आए तो आप ये समझ लेना कि ये जो बॉडी बनाई गई है, ये कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है, वो किसी ना किसी कानून के तहत बनाया गया है। देखो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये फलाना बॉडी जो है वो स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है, बट जो बॉडीज जिनको किसी कानून के तहत बनाया गया होता है, यानी कि कानून के थ्रू जिन बॉडीज को बनाया गया होता है, उन बॉडीज को स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो ये देखो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है और इसको किस कानून के तहत बनाया गया है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के तहत इसको बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एनसीडीसी का, प्लानिंग और प्रमोशन, किसका, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, मार्केटिंग होती है, स्टोरेज होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, फूड स्टफ का, इंडस्ट्रियल गुड्स का, लाइव स्टॉक का, और दूसरी कुछ कमोडिटीज और सर्विसेज जिसको नोटिफाई किया गया होता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के आधार पर। तो ये जो पूरी चीज है, इनको प्रमोट करने से लेकर इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स तक पूरी जो प्लानिंग होती है और इनका जो प्रमोशन होता है, तो वो करती है एनसीडीसी, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और एनसीडीसी एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है बेसिकली, जिसने शुरू किया था मिशन सहकार 2020। तो याद रखना मिशन सहकार 2020 जो है ये एनसीडीसी का ही एक मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, और इसी मिशन के थ्रू फोकस किया जाता है कि किसानों की इनकम को डबल करना है 2022 तक। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक, तो ये मिशन सहकार 2022 के तहत हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके बारे में एक अच्छी जानकारी आपको कॉर्पोरेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के बारे में। अब ये देखो, अब ये बच्ची की फोटो आपने देखी होगी 2 साल पहले, मैंने भी आपको इस टॉपिक को ऑलरेडी पहले कवर कराया हुआ है, अगर आप मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो ये बच्ची है गाइस, इस बच्ची का नाम जो है वो है ग्रेटा थनबर्ग। अगर शायद फोटो आपको याद नहीं आई होगी तो नाम याद आ होगा शायद। तो 15 साल की ये बच्ची हम लोग को देखने को मिली थी, जिसने स्वीडन के अंदर, स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसके बाहर इसने प्रोटेस्ट किया था। और इसी के साथ काफी सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे, ये क्या करते थे, अपने स्कूल खत्म होने के बाद स्वीडन की पार्लियामेंट के बाहर आकर बैठ जाते थे, और इनकी डिमांड यही थी कि जो आज की डेट में जो ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती जा रही है, उसको खत्म करने को लेकर कुछ पुख्ता रूल्स रेगुलेशन जो है वो लाए जाए। तो इस पर इन बच्चों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था। और ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट था जो कि अगस्त 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी न्यूज में था, तो इसलिए आपको ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर क्या है तो उसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। तो ये ग्लोबल मूवमेंट है, राइट, यानी कि स्ट्राइक एक प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो है स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी कि जो पार्लियामेंट जो है पूरे दुनिया भर की, यानी कि पूरे दुनिया भर की लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है, लॉ मेकिंग बॉडीज जो है, वो काम करें क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि मतलब वेरियस ऐसे प्रोविजंस, इनिशिएटिव्स लेकर आए जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये बच्चों के द्वारा शुरू किया गया था स्वीडन के।
तो ये बच्ची जो है स्पेशली इसने इस इनिशिएटिव को शुरू किया था, इस स्ट्राइक को शुरू किया था और इसको काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया और फिर दुनिया भर में भी काफी सारे बच्चों ने जो है इसी तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट किया, पार्टिसिपेट किया, यानी कि स्ट्राइक के अंदर आप ये कह सकते हो। तो ये था पूरा वाला टॉपिक इसके बारे में। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। देखो नाम से समझ में आ रहा है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिस जो कि दवाइयों की मार्केटिंग को लेकर है, उसका ये कोड है, उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, राइट। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है गाइस ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। अगर कंपनी चाहे तो इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर सकती है या फिर नहीं भी कर सकती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक बॉडी है, अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर। ये बॉडी बेसिकली एक प्रकार का अलायंस है, एक प्रकार का ग्रुप है जहां पर डॉक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और वेरियस हेल्थ सेक्टर से लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उन लोग जो है मिलकर फोकस करते हैं कि जितनी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन पर रोक लगाई जाए और एथिकल प्रैक्टिसेस को ये प्रमोट करते हैं। और इनके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो ये आपके लिए लिंक मैंने रखी हुई है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी चीज मैंने आपको बताई उतनी सफिशिएंट है। तो अभी क्या हुआ है गाइस कि इन्होंने मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को कहा था कि ये जो प्रैक्टिस है, ये यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, तो ये जो यूनिफॉर्म कोड है इसको मैंडेटरी कर दिया जाए। बट मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने रिप्लाई में कहा है कि इसको मैंडेटरी करने का अभी कोई फैसला या फिर कोई डिसीजन जो है वो इन्होंने नहीं लिया है, राइट। और इनकी डिमांड यही है कि ये जो यूसीपीएमपी जो है इसको मैंडेटरी कर दिया जाए, जिससे कि मार्केटिंग जो होती है ड्रग्स की, दवाइयों की जो मार्केटिंग होती है वो फेयर तरीके से हो, राइट। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इनको ये कोड फॉलो करने के लिए जो दिया गया है वो वॉलेंट्री बेसिस पर दिया गया है और इनमें से काफी सारी इंडस्ट्री जो है इस कोड को फॉलो नहीं करती है। अब पूरा मामला क्या, मुद्दा क्या है, मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं। आप कभी भी डॉक्टर्स के पास गए होगे, क्लिनिक पे उनके, तो आपने देखा होगा वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब फिट आपको नजर आएंगे, आपको देखकर लग जाएगा कि हाँ यार ये कोई बीमार नहीं है, ना ही ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आए होते हैं जो कि बीमार होते हैं। तो आप देखकर समझ जाओगे कि यार ये व्यक्ति जो है वो बीमार तो नहीं लग रहा है, बट ये डॉक्टर के पास किसी और दूसरे काम से आया होगा। और वो फॉर्मल ड्रेस में होते हैं बाकायदा, और उनके हाथ में एक बैग होता है ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, आपको ऐसा कुछ दिखाई देंगे। ऐसे लोग आपको अटैची रहती है उनके पास एक इस प्रकार की, तो मिल देखा होगा होपफुली आपने, अगर आप कभी गए होगे, अक्सर नजर आ जाते हैं, नॉर्मल सी बात है ये वाली। तो आप ऐसे मेजोरिटी ऑफ लोगों ने तो डेफिनेटली देखा ही होगा ऐसे लोगों को। तो ये जो लोग होते हैं ये एजेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, ये डॉक्टर के पास बैठ कर डॉक्टर से डील करते हैं। कैसी डील कि आप हमारी दवाइयों को जो है वो प्रिस्क्राइब करो, आपके पेशेंट्स को हमारी दवाइयों को लिखो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हम या तो कैश का इंसेंटिव दे देते हैं ये लोग कि इतना आपको पैसा मिल जाएगा, डॉक्टर्स को के साथ डील करते हैं इस प्रकार की, या फिर बोलते हैं कि आपको फॉरेन ट्रिप हम दे देंगे, या फिर कोई भी टूर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐसी प्रकार की डील्स होती हैं डॉक्टर से इनकी। अब क्या होता है, इसी डील्स के चलते किसका नुकसान होता है, कंज्यूमर्स का नुकसान होता है, क्योंकि डॉक्टर जब ये डील पकड़ते हैं फिर क्या करते हैं, डॉक्टर्स ये वाली दवाइयां लिखते हैं, और ये दवाई की जो कीमत होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ये ब्रांडेड दवाइयां होती हैं और काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो इस प्रकार की मार्केटिंग करती है डायरेक्ट डॉक्टर के साथ डील करके। अब देखो, एक बार डॉक्टर ने दवाई लिख ली तो ऑब्वियस ही बात है कि कंज्यूमर बेचारे फिर वो मेडिकल स्टोर में जाकर दूसरी दवाई तो लेंगे नहीं उसकी ऑल्टरनेट, राइट। बट कई बार कुछ लोग ले लेते हैं जो थोड़े से समझदार होते हैं, जिनको थोड़ी जानकारी होती है कि हाँ यार अपन जेनरिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अधिकतर हम लोग को देखने को मिलता है कि ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं, और ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है उसकी कॉस्ट जो होती है वो काफी हाई होती है एज कंपेयर टू जेनरिक मेडिसिन, राइट। बट फिर भी हमारी कंट्री के अंदर जो पेशेंट्स है उनको डर ये लगता है कि अगर जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, क्योंकि मेडिकल स्टोर में भी हम जाते हैं और हम अगर पर्चा दिखाते हैं अपना, तो मेजोरिटी ऑफ लोग की सोच क्या रहती है कि मेडिकल वाला बोलता है कि यार ये वाली दवाई तो नहीं है, इसकी इसी की दूसरी दवाई दे दूं मैं, कंपनी दूसरी रहेगी, तो लोग मना कर देते हैं, नहीं हमें तो जो डॉक्टर ने लिखी है वही आप दो। तो वो फिर दूसरे मेडिकल स्टोर ढूंढते हैं, और फिर अंतिम में उनको कहां पर मिलती है वो दवाई, सिर्फ डॉक्टर की क्लिनिक पे, या डॉक्टर ने जिस क्लिनिक को रेफर किया होता है वहीं पर ही मिलती है, राइट। तो ये चीज होती है इस प्रकार की, और ये अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि बहुत ज्यादा नजर आती है, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और इसमें अल्टीमेट नुकसान किसका होता है, कंज्यूमर्स को होता है। और हालांकि थोड़ा सा समझदार बनो, जब भी डॉक्टर से मिलने जाओ एक बार तो डॉक्टर का पर्चा प्रिस्क्राइब जो करेंगे डॉक्टर वो ले लो, और उसके बाद मेडिकल स्टोर में जाकर आपको प्राइस पता लग जाएगा कि यार दवाइयों का प्राइस कितना है, और प्राइस देखकर आपको समझ में आ जाएगा ये दवाई जो है ये ब्रांडेड है या जेनरिक है। अगली बार जब डॉक्टर के पास जाओ तो बोल देना कि सर प्लीज थोड़ी जेनरिक मेडिसिन लिख दो, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा पैसा बच जाएगा, क्योंकि मतलब बहुत मेडिकल के अंदर तो बहुत पैसा खर्च होता है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उसका, और अच्छी तरह से भुक्तभोगी हूँ, राइट। बट फिर भी क्या करें, करना पड़ता है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो दवाइयां लिखते हैं उसकी ऑल्टरनेट दवाई जो है काफी सारे लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके दिल में डर रहता है कि ऑल्टरनेट लेंगे तो कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, नहीं होगी,
जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में सिर्फ प्राइस का फर्क होता है। सेम वही चीज हो गई कि आप जो है रोलेक्स की घड़ी पहनो या फास्ट ट्रैक की घड़ी पहनो, टाइम आपको वही दिखाएगी, राइट। यानी कि सिर्फ ब्रांड का फर्क हो जाएगा, जितना अच्छा ब्रांड उतनी हाई कॉस्ट। दवाई में भी सिर्फ ब्रांड का ही, टैग का ही नाम होता है, राइट, और उसके अलावा और कोई वो नहीं होता। और जेनरिक मेडिसिन की प्राइस कम होने के पीछे तो एग्जैक्टली एक लॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि जो ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है उसको बनाने में जो कंपनी होती है वो सालों तक रिसर्च कंडक्ट करती है। क्योंकि देखो यार, कोई भी दवाई जब बनेगी, उसकी जब कोई भी दवाई की पहली बार जब मार्केट में आएगी कोई दवाई, तो वो जो दवाई आती है वो एक दो दिन में बन नहीं जाती। उस दवाई के बनने के पीछे सालों की मेहनत होती है, सालों की रिसर्च होती है। अब जो भी कंपनी ये दवाई निकालती है, रिलीज करती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसने जो सालों तक अपने साइंटिस्ट रिसर्चर को जो पैसा दिया होता है उसको उसको वसूलना रहता है। और यहां पर ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर सरकार जो है वो फिर फायदा देती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आप पेटेंट पढ़ोगे, सरकार पेटेंट प्रोवाइड कराती है ऐसी मेडिसिन को, राइट। और यानी कि ऐसी मेडिसिन की कंपनीज को कि इस फलाना मेडिसिन के ऊपर पेटेंट है। और पेटेंट जो होता है वो 20 सालों के लिए वैलिड होता है कि उस 20 साल तक कोई भी इस दवाई की कॉपी नहीं करेगा। और 20 साल जैसे ही खत्म होते हैं फिर दूसरी जो कंपनीज होती हैं वो उस दवाई का कंटेंट पढ़कर अपने दो साइंटिस्ट रिसर्चर को बिठाती हैं और दवाई बनवा लेती हैं, राइट, कि आप जो है इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करो और ये दवाई मार्केट में रिलीज करो। तो अल्टीमेटली दवाई जो होगी ब्रांडेड मेडिसिन, अगर आपको लिखी है डॉक्टर ने कि इस मेडिसिन को खाने से आपका सर दर्द कम होगा तो होगा। और वहीं जेनरिक मेडिसिन भी अगर आप ले आओगे ना तो उससे भी होगा। दोनों काम सेम ही करेगी और दोनों के साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स दोनों ही जो है होंगे वो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक के साइड इफेक्ट कम है तो दूसरी जेनरिक के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, नहीं, सेम होती है बिल्कुल। फर्क सिर्फ उतना होता है कि वो ब्रांडेड होती है और ये जेनरिक होती है, ठीक है। इस पर जो कंपनी होती है जेनरिक मेडिसिन वाली, जो भी कंपनी होती है, वो बनाने के लिए, उस मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए पैसे ज्यादा खर्च नहीं करती, सालों की मेहनत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं लगाती है वो, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी कंटेंट होता है। दूसरी कंपनी ने ऑलरेडी वो मेडिसिन बना रखी है, उसको तो सिर्फ 20 साल तक वेट करना है। 20 साल के बाद वो उसको सिर्फ उसके, आप देखते होंगे मेडिसिन के ऊपर पूरे कंटेंट लिखे रहते हैं। वो अपने रिसर्चर्स को बिठाकर उस कंटेंट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कॉम्बिनेशन बना के दवाई क्रिएट कर देते हैं, दवाई का प्रोडक्शन कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो ये तरीका, ये एक प्रोसेस होती है, राइट। तो इस चीज की, आपको इस चीज का कंसेप्ट पता होना चाहिए ब्रांडेड और जेनरिक के बारे में। हालांकि कई बार मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, बट मेरे साथ रेगुलरली काफी सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो इसलिए किसी को भी जो है ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए, सभी का ऐसा फायदा होना चाहिए। और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया होता है, आपके लिए भी एक बार रिवीजन हो जाता है, या फिर आप थोड़ा 2x की स्पीड में सुन लो, या फिर अगले टॉपिक पे चले जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, राइट, पता है तो अगर आपको। तो डॉक्टर करते हैं फिर इसी प्रकार की प्रैक्टिस वगैरह, यानी कि कंपनी इसके साथ डील कर लेते हैं और कंपनी फिर उनको बोलती है कि ये फलाना मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करिए, तो फिर वो करते हैं, फिर ऐसी डील होती है उनकी। तो ये वाला जो ग्रुप है वो मना कर रहा है, बोल रहा है कि ऐसी प्रैक्टिस जो है, जो कि रोकता है ये कोड, यूनिफॉर्म कोड फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का, जो प्रोहिबिट करता है ऐसी प्रैक्टिस को होने से। तो इस कोड को जो है वो काफी सारी इंडस्ट्रीज लागू करती नहीं है, क्योंकि ये वॉलंटरी बेसिस पर कोड है और इसको फिर मैंडेटरी किया जाए। तो इसी पर ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है और इस पर अभी मना कर दिया है मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में है, राइट। और ये कोड जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वॉलंटरी कोड है, जो कि इशू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। ये मार्केटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड कोड हम लोग को देखने को मिलता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, साथ ही साथ जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, जो मेडिकल डिवाइस नहीं होते, जैसे थर्मामीटर का डिवाइस होता है, हम लोग को देखने को मिलता है, शुगर चेक करने की जो मशीन वगैरह आती है, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो एट प्रेजेंट ये जो कोड जो है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो एजेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हो गए, तो ये सब पे लागू होता है। और इवन यस, मेडिकल में भी उनको टारगेट्स दे दिए जाते हैं, मेडिकल वालों को भी। आपको पता होगा काफी सारी कंपनीज, पता है, मेडिकल वालों को टारगेट देती हैं, बोलती हैं कि आपका टारगेट है 1 महीने पे आप अगर हमारे इतने यूनिट्स मेडिसिन के बेच दोगे तो आपको ये फलाना प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आपको ये कैश इंसेंटिव मिल जाएगा, या फिर आपको भी ट्रिप मिल जाएगी, या अलग अलग प्रकार की चीजें वो ऑफर करते रहते हैं। तो मेडिकल वालों के पास भी अच्छा खासा टारगेट होता है और उनको भी काफी बेनिफिट मिलता है फिर। तो ऐसी चीजें हैं, या फिर परसेंटेज वाले बेनिफिट मिल जाते हैं कि अगर आप हमारा माल 1 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेच, 1 लाख तो यार छोटी बात होती है, बड़ा मेडिकल स्टोर का तो एक दिन का ही उनका गल्ला जो होता है वो करीब 4-5 लाख का होता है यार, एक दिन का। बहुत मेडिकल की लाइन में तो यार बहुत पैसा है, बहुत अनाप शनाप। चलो एनीवेज, ये वाली बात है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सभी लोग जो है वो इस कोड के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट ये कोड जो है वो वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। और जो फीचर्स की बात करें तो कोई भी गिफ्ट, यानी कि इस कोड में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, तो कोई भी डॉक्टर्स जो है को गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को गिफ्ट ना दे, इस प्रकार का लोभ वगैरह ना दे, या फिर कोई भी एडवांटेजेस या बेनिफिट ना प्रोवाइड कराएं, राइट, कि मतलब इस प्रकार की चीजों के लिए कि डॉक्टर जो है ये
फलाना जो ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो इस चीज़ के लिए डॉक्टर के सामने ऐसी कंडीशन नहीं रखनी है। साथ ही साथ ट्रैवल फैसिलिटीज भी जो है डॉक्टर्स या उनके फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं करानी है, तो ये भी प्रोहिबिट की हुई है सब कुछ। बट फिर भी ये हो रहा है आज की डेट में क्योंकि वॉलंटरी है। इवन ये भी कहा गया कि फ्री सैंपल जो है दवाइयों के, ये भी सप्लाई नहीं करना है ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है प्रिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए जो व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है उसको फ्री सैंपल्स भी नहीं देना है। बट पता है मेन गेम पता है कहां पर होता है? फ्री सैंपल्स पर भी होता है। पता है काफी सारे लोग फ्री सैंपल्स के नाम पर लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं, लिटरली लाखों करोड़ रुपए। मैं आपको बताता हूँ अपना पर्सनल केस। 2018 में मुझे इंजेक्शन चाहिए थे मेरे लिए। मेरे डॉक्टर जो है रिमेटोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझे 12 रेमिकेट के इंजेक्शन मंगवाने के लिए कहा था कि आप 12 रेमिकेट के इंजेक्शन मंगवा लो। इंजेक्शन का नाम था रेमिकेट और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का ये इंजेक्शन था जो उन्होंने मुझे लिख कर दिया था। बोला था कि ये आपको 12 मंगवाने हैं। तो मैं काफ़ी सारे लोगों से कांटेक्ट कर रहा था कि जैसे कि मुझे एक अच्छा प्राइस मिल जाए। बट उसी बीच एक व्यक्ति से मेरा कांटेक्ट हुआ, इंडिया मार्ट जो वेबसाइट है ना उसके थ्रू मैं कांटेक्ट कर रहा था। तो एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आ गया और उसने बोला कि सर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं आपको बताता हूँ एक इंजेक्शन की जो कॉस्ट थी, जो एमआरपी उसकी मुझे दिख रही थी वो 41,000 थी, ठीक है, एक इंजेक्शन की। और मुझे ऐसे 12 इंजेक्शन चाहिए थे। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे अच्छा रेट बताइए तो मैं आपसे परचेज कर लेता हूँ। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि आपको मैं 10,000 में प्रोवाइड करा दूंगा। अब वही चीज मुझे समझ में नहीं है कि मैंने कहा यार जो प्रोडक्ट मार्केट में 41,000 का है तो समझ में आता है कि चलो ठीक है 1,000 का डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि एंड में मुझे जो प्रोडक्ट मिला था वो 38,000 में मिला था एक डिस्काउंट के बाद। तो 38,000 में मुझे एक इंजेक्शन जो है वो फाइनलाइज हुआ था एक दूसरी कंपनी से। बट एक बंदा ऐसा था जो मुझे 10,000 रुपये बोल रहा था कि मैं आपको 10,000 में ये एक इंजेक्शन प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बिल्कुल सोच रहा था, मैंने कहा यार पूरा जो जितनी भी लोगों से मैंने बात करी अभी तक, करीब 30-40 लोगों से बात करी थी मैंने अच्छे रेट के लिए। तो उन 30-40 में से एक बंदा, किसी ने भी मतलब मैं बता रहा हूँ किसी ने 40 के नीचे बात ही नहीं करी मुझसे। वो तो एंड में जाकर एक 38 में हुआ था, एग्री हुआ था और वो मुझे उसने अच्छी डील दे दी थी 38 वाली। अब हो सकता है कि उसका टारगेट फुलफिल हो गया हो या जो भी हो, तो 38 की डील मुझे उसकी पसंद आ गई थी। बट फिर भी एक वेरिएशन होता है ना कि यार एक प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मान लो इतना महंगा और वो आपको बिल्कुल बहुत ही सस्ते में मिल जाए, तो एक डाउट आता है कि यार ये क्यों है। तो मैंने उससे फिर बातचीत करी, डाउट पूछा, तो मुझे बोलता है कि मैं आपको बिल नहीं दे पाऊंगा और आप प्लीज डॉक्टर को बताना कि आपने कहाँ से ये परचेज किया। तो वहीं पे फिर डाउट हो गया, मैंने कहा यार तो घोटाला वाला काम है। तो बोलता है कि नहीं सर घोटाला वाला नहीं है। मैंने उसको बोल भी दिया था, मैंने कहा यार ये तो घोटाला है। बोलता नहीं सर घोटाला नहीं है, ये हमें जो प्रोडक्ट मिला है ये सैंपल प्रोडक्ट मिला है और ये सैंपल प्रोडक्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और सैंपल प्रोडक्ट जो होता है वो सेम ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कंटेंट बिल्कुल सेम होगा, जो दवाई जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी, बट प्रोडक्ट सैंपल होता है, राइट, जो कंपनीज ऑफर करती है। तो मैंने कहा कि, और फिर मैं चाहता तो ले भी लेता उससे, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि सैंपल प्रोडक्ट भी जो होता है वो इक्वली होता है। बट मैंने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि जो मेरा इंजेक्शन है ये प्रॉपर टेम्परेचर में रखना पड़ता है इसको, और अगर टेम्परेचर से ये बाहर चला जाता है तो वो किसी काम का बचता नहीं। तो मुझे ये डर था कि यार ये व्यक्ति जो मुझे दे रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये इसका टेम्परेचर जो है उसके कारण से ये इंजेक्शन जो है वो काम का ना बचे। तो फिर मैंने उससे नहीं लिया, क्योंकि जब मैंने ये इंजेक्शन को ऑर्डर किया था तब ये इंजेक्शन जब मेरे पास आया था तो ये पूरे पता है ये जो ठंडा ठंडा यानी कि जो ठंडा वाला जो होता है ना बॉक्स, रेफ्रिजरेटेड नहीं बोलेंगे उसको, जो कूल रहता है उसके अंदर कुछ पता नहीं क्या क्या रखते हैं ये लोग कि जो काफी लंबे टाइम तक जो कूल रहता है, तो वो उसमें आया था बिल्कुल ये बॉक्स मेरे पास। और जब मैंने इस बॉक्स को खोला था तो उस समय उसमें लिखा भी हुआ था कि तुरंत इसको जो है, और मेरे डॉक्टर ने भी बोला था कि फ्रीजर के अंदर इसको तुरंत डाल देना। तो वैसे ही किया फिर मैंने। तो ये चीज होती है इस प्रकार की, पता है सैंपल के नाम से भी काफी सारे लोग जो है वो बहुत लाखों करोड़ रुपए छाप लेते हैं। तो ये चीज़ है जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये वाकई में हमारी कंट्री के अंदर तो यार ये कोड लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोड के चलते बहुत कंज्यूमर जो है वो अल्टीमेटली नुकसान झेलते हैं। उनको काफ़ी सारी मेडिसिन जो होती हैं वो काफ़ी महंगे में लेनी पड़ती है। द रीज़न बीइंग इज कि डॉक्टर जो लिखते हैं तो वो कंज्यूमर जो है वो परचेज करते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को आइडिया भी नहीं है ब्रांडेड के बारे में, जेनरिक के बारे में, राइट। तो इसलिए वो बेचारे फिर नुकसान खाते हैं। चलो एनीवेज, ये था पूरा टॉपिक, एंड मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा इसमें टाइम ही ले लिया बताने के लिए, बट फिर मैं चाहता हूँ कि आपको एक्जैक्टली जो रियलिटी जो है ना उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा वन डे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो आपको जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो चीज़ चल रही है उसका एक अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वही नॉलेज जो होगा वो अल्टीमेटली आपको आपके आंसर्स में, मेंस के आंसर में जो है वो आप रिफ्लेक्ट करोगे ये सब चीज़ें। और या फिर आप जब भी किसी से बात करेंगे तो आप ये वाले जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आप सामने रखकर बात करेंगे। तब क्या होता है कि देखो थ्योरी में तो बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, बट जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चलता है वो मैं सोचता हूँ कि उससे रिलेट करते हुए आपको पढ़ाऊं, जिससे कि आपको एग्जैक्टली जो चीज हो रही है मार्केट में उसका एक अच्छा आइडिया रहे, राइट। तो चलो एनीवेज आगे की बात करेंगे। जो मिठाई की दुकान वाले जो लोग होते हैं, तो यहां पर कहा गया कि 1 अक्टूबर 2020 से जो मिठाई की दुकान है वहां पर हम लोग को जो ऐसी मिठाई रखी नहीं होती है
इस प्रकार की ट्रेज वगैरह, तो इस पे उन लोग को एक पर्ची लगा के जो है वो लिखना पड़ेगा, जिस पर्ची में प्राइस वगैरह नहीं लिखे रहते, तो वैसे ही एक पर्ची लगा के लिखनी पड़ेगी ये बेस्ट बिफोर डेट, यानी कि ये मिठाई जो है वो कब तक के लिए अच्छी है, कब तक इसको कंज्यूम कर लो, उसके बाद मत करो। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि दूध वगैरह में, दूध के पैकेट्स में लिखा रहता है बेस्ट बिफोर, या एक्सपायरी डेट लिखी रहती है दवाइयों के पैकेट में, वैसे ही इसमें भी बेस्ट बिफोर डेट जो है वो लिखना मैंडेटरी कर दिया है। और ये ऑर्डर पास किया है FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइंस रिलीज करी है कि जो खुली मिठाई जो बिकती है ना, जो पैकेट वाली नहीं होती, खुली होती है मिठाई, इस प्रकार से डिस्प्ले में हम लोग को देखने को मिलती है, तो इन मिठाई के सामने जो मिठाई वाले हैं उनको लिखना पड़ेगा कि ये मिठाई कब तक सही रहेगी, राइट, यानी कि कब तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, बेस्ट बिफोर डेट इसकी क्या होगी। तो ये चीज यहां पर बताई गई है और ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी कि जो ये मिठाई की दुकान वाले जो होते हैं, तो ये चाहे तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकते हैं कि किस दिन ये मिठाई बनी थी, राइट, और ये ऑप्शनल है, राइट, बट ये मैंडेटरी है कि उनको ये चीज तो लिखनी पड़ेगी कि कब तक ये कंज्यूम कर सकते हैं। और ये कब तक कंज्यूम करने वाला जो सिनेरियो है, ये मिठाई वाला कैसे लिखेगा, किस चीज को ध्यान में रखते हुए लिखेगा। तो देखो हर एक जगह जो होती है वो डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलती है टेम्परेचर वाइज, राइट, किसी एरिया पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसी जगह पर, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग अगर बात करें, अगर आप नॉर्थ रीजन पे चले आओ, हिमाचल प्रदेश साइड चले आओ, तो वहां पर आपको ठंडी ज्यादा नजर आएगी, देखने को मिलेगी, राइट, बट वहीं आप सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया की साइड चले आओगे तो आपको उतना नहीं फील होगा ठंडी वगैरह, राइट, मतलब नॉर्मल मौसम की अगर मैं बात करूं उसमें, तो ऐसा नहीं होता, हर एक जगह का मौसम क्लाइमेट वगैरह अलग अलग डिफरेंट हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। तो जिस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी हो रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए या फिर डे टू डे वेदर को ध्यान में रखते हुए वो मिठाई वाले जो है वो ये लिखेंगे, यानी कि कब तक जो है ये कंज्यूम की जा सकती है मिठाई। तो इस चीज को लेकर ये हम लोग को देखने को मिला है, ये ऑर्डर जो FSSAI के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर फूड सेफ्टी कमिश्नर जो है वो समय समय पर छापा मारेंगे, जाकर चेक करेंगे, देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। और ये डिसीजन जो है, ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी मिठाइयों की क्वालिटी को लेकर, मिठाइयों में जो मिलावट हो रही है उसको लेकर, स्पेशली जब फेस्टिवल का सीजन आता है तो उस समय काफी सारे ऐसे मिठाई वाले घोटाला करते रहते हैं ना, तो इस प्रकार की तो काफी कंप्लेंट्स आई थी। तो इन कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज जो है वो सामने रखी गई, जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि कंज्यूमर को जो सामान मिल रहा है वो फ्रेश मिले, राइट। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में आपको बता चुका है कि जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो किसी कानून के तहत बनाई गई होती है। तो ये बनाई गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इसको बनाया गया है, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है। और 2006 से पहले ऐसे काफी सारे कानून हुआ करते थे जो कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड थे, तो इन पर्टिकुलर पूरे कानून जो है उनको मिलाकर फिर ये वाला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में बनाया गया था। ये है जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992। तो इन सबको जो है वो मिलाकर ये एक सिंगल कानून जो है फिर बनाया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इन्होंने अगले 6 महीने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कीमत है उस पर कैप लगा दी है, सीलिंग लगा दी है, यानी कि इससे ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर नजर आ रही है, देखने को मिल रही है, राइट, क्योंकि आप जानते हैं इस कोविड के समय पे, कोरोना वायरस के समय पे आज की डेट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है ना, जो भी पेशेंट होते हैं उनको, जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो लोग होते हैं उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन मैंडेटरी होता है। और इसी में आज की डेट में घोटाला भी चल रहा है, काफी ज्यादा ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें हो रही है, राइट। तो ऐसी हरकत ना हो, तो कंज्यूमर जो है उसको ज्यादा प्राइस जो है वो पे ना करना पड़े, अफोर्डेबल प्राइस में उसको ऑक्सीजन मिल पाए, एसेंशियल क्योंकि चीज है आज की डेट में ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये इंश्योर करने के लिए इसका जो प्राइस जो है उसके ऊपर कैपिंग लगा दी है, सीलिंग लगा दी है कि इससे ज्यादा प्राइस जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये 6 महीने के लिए ऐसा किया गया है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पावर्स दे रखी हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 10 क्लॉज 2 और सब क्लॉज 1 के अंदर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो अपने हिसाब से नेसेसरी एक्शंस, नेसेसरी स्टेप्स जो है वो ले सकती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन या मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उनकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे, यानी उनकी कीमत भी बढ़े नहीं और अवेलेबल भी रहे वो, जिससे कि सभी लोग जो है वो इसका लाभ उठा सके, यानी कि किसी को भी वंचित ना होना पड़े इससे, मेडिकल ऑक्सीजन से, या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत ना हो। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए प्राइस पर भी ध्यान रखना है और उसकी अवेलेबिलिटी पर भी ध्यान रखना है। तो ये कार्य जो है वो सौंपा है
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एनपीपीए को, राइट। ऑक्सीजन इनहेलेशन की बात करें या मेडिसिनल गैस की अगर हम लोग बात करें तो ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंडर हम लोग को देखने को मिल रही है। नाम से समझ में आ रहा है एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट। तो ये एसेंशियल मेडिसिन जो होती हैं तो ये प्रायोरिटी होती है हेल्थ केयर नीड्स की, मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन जो होती है उनकी प्रायोरिटी होती है, उनको आवश्यकता होती है इस प्रकार की मेडिसिन की, तो उनको बेसिकली एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में डाल दिया जाता है। यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि ज्यादा लोगों को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसी मेडिसिन के ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर उसकी प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि देखो हर एक प्रोडक्ट जो के ऊपर हम लोग को जो प्राइस का सिनेरियो देखने को मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई का भी इस पर बहुत बड़ा रोल होता है। जहां सप्लाई ज्यादा है तो आपको नजर आएगा कि प्राइस होंगे वो लो हो जाएंगे, राइट, और जहां डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है प्राइस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर क्या फोकस किया जाता है कि भाई ये मेडिसिन जो है वो काफी इसकी डिमांड है, इसकी आवश्यकता होती है काफी सारे लोगों को, और मेडिसिन एक ऐसी चीज होती है जिसकी अगर आवश्यकता है काफी ज्यादा लोगों को, तो उस पर अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो यहां पर एनपीपीए का रोल यही होता है कि ये फोकस करती है कि ऐसी प्राइस जो है वो बढ़नी नहीं चाहिए। ये प्राइस जो है उस पर रेगुलेट करती हैं और टारगेट करती है कि ये जो मेडिसिन है वो सभी को मिले, राइट। और ये चीज हम लोग को ये जो प्रोविजन है ये ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंदर देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ प्राइस को जो है, ड्रग्स की प्राइस को जो है वो रेगुलेट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है रेगुलेटर्स के द्वारा। रेगुलेटर एनपीपीए हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इस लिस्ट के अंदर जितनी भी ऐसी मेडिसिन हम लोग को देखने को मिलती है, तो और इसमें जो ये अभी ऑक्सीजन गैस जो हम लोग को देखने को मिल रही है तो वो भी इसी के अंदर है, यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल हम लोग को देखने को मिल रही है। प्राइमरी पर्पस यही है इस लिस्ट का कि प्रमोट किया जाता है कि इस मेडिसिन का उपयोग जो है वो सभी को मिल सके, यानी कि सभी इस मेडिसिन का उपयोग कर सके। इसका जो पैराग्राफ 19 है इस 2013 के इसका ऑर्डर का, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, तो ये जो इसमें बताया गया है कि ड्रग्स के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज किए जा सकते हैं, बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि कोविड-19 का जो सर्कमस्टांसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट इसके बारे में कोई क्राइटेरिया सच नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि किस प्रकार से प्राइस बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ना ही कोई ऐसा जुडिशियल प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पुराना कोई ऐसा जुडिशियल ऑर्डर है या कोई पुराना ऐसा केस है या कोई पुराना ऐसा कोई मामला है या उदाहरण है कि कैसे प्राइस जो है वो बढ़ाए घटाए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फिर एनपीपीए जो है वो अपने हिसाब से करती है, देखती है कि मैन्युफैक्चरर जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, उसके ऊपर वो कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्राइस जो है वो सेटअप कर दी जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि FSSAI ने बैन कर दिया है कि एडिबल ऑयल्स, जो खाने वाले जो हम लोग को तेल होते हैं ना, खाने में जो तेल डलते हैं, बेसिकली खाने में खाना बनाते समय जो तेल का उपयोग किया जाता है, उन तेलों को मस्टर्ड तेल के साथ, सरसों के तेल के साथ जो है वो मिक्स नहीं करना है। तो ये चीज, इस चीज को, मिक्सिंग को जो है वो बैन किया है FSSAI के ऑर्डर के थ्रू। ये बैन हम लोग को देखने को मिल रहा है और 1 अक्टूबर 2020 से ये बैन जो है वो लागू होगा। और ये जो डिसीजन जो लिया गया है वो जो सरसों का जो तेल है उसकी प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और ये जो स्टेप जो है, ये जो एडल्ट्रेशन होता है, ये इस प्रकार की मिलावट हम लोग को देखने को मिलती है सरसों के तेल में, तो इसको रोकने के लिए जो है वो ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है हेल्थ इन इंडिया सर्वे के बारे में। तो ये सर्वे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ये हम लोग को देखने को मिला। देखो सर्वे की रिपोर्ट ने ये बताया हुआ है कि हमारी कंट्री के अंदर कौन से रिलीजन है, कौन सी कम्युनिटी है, वो उनको कितनी ज्यादा डिजीज होती है या फिर वो कितने ज्यादा वल्नरेबल है डिजीज, यानी कि उनको हो सकती है, यानी कि क्या क्या इश्यूज है उनमें, चाहे वो फिजिकल हो सकते हैं चाहे वो मेंटल हो सकते हैं। तो इसमें सामने नजर आया कि ज़ोरास्ट्रियन जो कम्युनिटी है उनको आप देख सकते हैं चार्ट में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटीज में हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। तो ये रिपोर्ट ने ये चीज यहाँ पर सामने बताई और इसमें एलिमेंट्स जो है, यानी कि जो बीमारी वगैरह जो है उसको इसने इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे कोई फिजिकल इश्यूज हो या मेंटल इश्यूज हो तो फिर वो एलिमेंट्स पर आएगी, यानी कि एलिमेंट जो बोला है, बीमारी जो बोला है, तो उसको डिफाइन किया है कि किसी को भी कोई भी अगर फिजिकल या मेंटल इश्यूज होंगे तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। और नेशनल सैंपल सर्वे की 75th राउंड जो अभी जुलाई में रिलीज हुई थी उसमें बताया गया था कि ज़ोरास्ट्रियन जो है उनमें 31.1% ये इश्यूज हम लोग को नजर आए, देखने को मिले। यानी कि आप कह सकते हो कि हर 10 में से 3 या 4 लोग, आप कह सकते हो हर 10 में से 4 नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली 3 ही कहो, हर 10 में से 3 लोग जो है ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी के उनको कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल इश्यूज है। तो ये चीज सामने नजर आई, राइट। तो ये चीज है। और इवन सर्वे लेते समय पे भी उनको काफी सारे इश्यूज जो थे उनकी लाइफ में,
बट हालांकि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो ये लिंक मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस की दी हुई है, तो आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ अभी ये पता होना चाहिए कि हेल्थ इन इंडिया सर्वे जो है वो रिसेंटली रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। यहाँ पर कम्युनिटी वाइज यानी कि कम्युनिटी किस किस कम्युनिटी को कौन से इशूज हैं और कितनी ज्यादा मात्रा में इशूज हैं, तो उसको यहाँ पर इस सर्वे के थ्रू रिकॉर्ड किया है। अब बात हो रही है हाईएंग 2C के बारे में। क्वेश्चन बनेगा हाईएंग 2C अभी रिसेंटली न्यूज में थी, क्या है ये? तो याद रखना ये एक सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिल रही है जिसको चाइना ने लॉन्च किया है। ये चाइना की सैटेलाइट है, राइट। और ये चाइना की तीसरी ऐसी सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, ओशियन डायनेमिक एनवायरमेंट सैटेलाइट। ये 24 घंटे सभी वेदर में, सभी मौसम में ये जो वेव जो होती है ना, समुद्र की जो वेव हम लोग को नजर आती है, ये वेव्स कितनी हाइट पे जा रही हैं उसको ये रिकॉर्ड करेगी। सी की सरफेस हाइट जो है वो कितनी है उसको रिकॉर्ड करेगी, समुद्र की सरफेस हाइट, राइट, यानी कि समुद्र की सतह की ऊंचाई कितनी है ये रिकॉर्ड करेगी। विंड की स्पीड कैसी है, यानी कि हवा की गति कैसी है और किस दिशा में हवा जा रही है उसको रिकॉर्ड करेगी। और टेम्परेचर लेवल कितना है उसको रिकॉर्ड करेगी। और सबसे खास चीज इसमें यह है, बताया जा रहा है कि ये जो सैटेलाइट जो है मात्र 6 घंटे के अंदर 80% पूरे दुनिया भर का सी सरफेस जो है और विंड मॉनिटरिंग जो है पूरे दुनिया भर का, वो ये रिकॉर्ड कर सकती है सिर्फ 6 घंटों में। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है कि 6 घंटों में पूरे दुनिया भर का 80% विंड जो है उसको रिकॉर्ड कर सकती है कि विंड किस डायरेक्शन में है। और समुद्र का जो सरफेस, ओशियन सरफेस जो हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है कि उसका वाटर लेवल कितना हाई हो रहा है, वेव की लेंथ कितनी है, उसकी डिक्रीज हो रही है या कितने हाइट पे जा रही है, तो ये पूरी चीज रिकॉर्ड कर सकती है। और ये HY2C जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये एक नेटवर्क क्रिएट करेगी। इससे पहले इन्होंने HY2B लॉन्च किया था और आने वाले समय में अगले साल ये HY2D लॉन्च करेगा चाइना। तो ये इनके साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट कर देगी और ये जो नेटवर्क होगा ये पूरा का पूरा पूरे दुनिया भर के जो ये हम लोग को देखने को मिलता है, जो मैंने भी आपको बताया कि टेम्परेचर हो गया, ये सी सरफेस हो गया, उसकी हाइट लेंथ वगैरह पूरी चीज, तो ये पूरी चीज जो है वो रिकॉर्ड करके बताएगा। तो इस प्रकार की सैटेलाइट जो है ये चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने वो साथी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है एक साथी ऐप। ये बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जैसे होटल्स हो गए, आप होटल्स में जाके रहते हैं, जैसे ओयो रूम्स नहीं होते, ओयो रूम्स हो गए, या फिर दूसरे होटल्स मेक माई ट्रिप के थ्रू आप बुक कराते हो, तो ऐसे जो होटल्स में जाके ठहरते हैं। अब आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के समय पर ये जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी की सब डाउन हो गई, बंद हो गई है। तो ये इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए साथी ऐप जो है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। फोकस किया जा रहा है कि मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और बताते हुए, प्रमोट करते हुए सेफ्टी को, कि जितने भी स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉइज हैं जो इस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से बिलोंग करते हैं, और इवन गेस्ट, राइट, स्पेशली गेस्ट पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। गेस्ट को बताया जाएगा कि होटल जो है वो अब सेफ है, आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इस प्रकार का ये इनिशिएटिव हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का देखने को मिल रहा है। तो सिंपल साथी एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई, किसका इनिशिएटिव है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ये रिलेटेड है, प्रमोट कर रहा है कि जो गेस्ट हैं, जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और टूर करें, राइट, यानी कि होटल्स वगैरह जाकर विजिट करें। तो ये चीज है। तो ये था। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के समय पर लॉन्च किया गया था। और वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1980 से लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है हर साल। और 27 सितंबर जो दिन चुना गया था, ये 1970 के समय पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने अपना स्टैच्यूज यानी कि अपने कानूनों को अपनाया था। और इस दिन 27 सितंबर को, तो इसीलिए 27 सितंबर को यह दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है इस इवेंट के कारण, राइट। 1970 में जो इसने UNWTO ने जो ये अपनाया था अपने स्टैच्यूज को, तो इसीलिए ये दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल की जो थीम है वो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट है, पर्यटन और ग्रामीण विकास है, राइट। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात हो रही है पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, पिनाका रॉकेट सिस्टम आपको नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम अपनी रिपब्लिक डे की परेड पर भी नजर आया था, देखने को मिला था रिपब्लिक डे के समय पे। और बताया जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है वो हम लोग अपनी आर्म्ड फोर्सेज में जो है वो शामिल कर रहे हैं, राइट। और इसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसने रिसेंटली AHSP अथॉरिटी होल्डिंग सील पर्टिकुलर्स, इसको सौंपा है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को।
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। अब ये है क्या, इसको मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। ये जो हम लोग को अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स देखने को मिलता है ना, ये एक सर्टिफिकेशन होता है और ये जो अथॉरिटी पूरी हम लोग को देखने को मिलती है, ये टारगेट करती है कि ये जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो प्रोड्यूस जो है, जिसको हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम अपन प्रोक्योर कर रहे हैं, जो भी चीज है, जैसे कि चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो कोई भी वेपन हो, जिसको हम लोग अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर शामिल कर रहे हैं, तो ये चेक करती है, मॉनिटर करती है कि वो जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी है कि नहीं है, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस उसका है कि नहीं है, यानी कि ठीक ठाक है कि नहीं है। इस चीज को ये टारगेट करती है, फोकस करती है। और फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि ये फाइनलाइज किया जाता है कि इस प्रोडक्ट को हम लोग शामिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये प्रोडक्ट शामिल हो गया है और इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल जो है वो जा चुकी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के पास। तो देखो, इसलिए मैंने आपको बताया, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी चीज जो है वो मतलब देखी जाती, चेक की जाती है, टेस्ट किया जाता है उस पूरे डिवाइसेस को। हालांकि ये टेस्ट वगैरह पूरा हो चुका है इसका, बट ये शामिल किया जा रहा है, तो उसके पूरे पेपर वर्क वगैरह, पूरी हर एक चीज, हर एक डिटेल जो है वो यहाँ पर पेपर वर्क वगैरह इसका हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि इतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा पिनाका की अगर हम लोग बात करें तो ये फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर की है। एक बार लॉन्च होने के बाद 37.5 किलोमीटर जाकर ये अटैक कर सकती है। और ये लॉन्च हो सकती है मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर से, और एक बार में 12 रॉकेट्स ये लॉन्च कर सकती है मात्र 44 सेकंड के अंदर। सिर्फ 44 सेकंड में आपको 12 रॉकेट्स इसके निकलते हुए नजर आएंगे, दिखाई देंगे, राइट। 12 रॉकेट्स एक बार में निकालती है, राइट, 44 सेकंड्स के अंदर। और इसके अलावा ये वेपन जो है डिजाइन और डेवलप किया है पुणे की डीआरडीओ लैब्स के द्वारा, जिसको आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट हम लोग कहते हैं, राइट। तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस, यहाँ पर बात हो रही है फेसलेस आईटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। तो ये अभी जो है बताया जा रहा है कि इसको सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसके ऑपरेशन का, और ये अब हम लोग को देखने को मिलेगी इसके बारे में। हालांकि अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 17 अगस्त 2020 को, पिछले महीने जब ये अनाउंस किया गया था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 17 अगस्त 2020 के लेक्चर में जाइएगा, इसके 51 मिनट 40 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राइट। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास इसकी पीडीएफ आती है, आपको तो सिंपली इस पे बस क्लिक करना है, आपके सामने ये टॉपिक खुल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर फोकस ये किया जाता है फेसलेस अपील्स के अंदर की जितने भी इनकम टैक्स अपील्स होती हैं वो फाइनलाइज की जाएंगी फेसलेस मैनर पे, क्योंकि नाम से समझ आ रहा है फेसलेस, यानी कि ऑनलाइन डिजिटल मैनर में जितनी अपील इनकम टैक्स की हम लोग को देखने को मिलती है वो ऑनलाइन होगी पूरी। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो वाले केसेस नहीं लिए जाएंगे, यानी कि फेसलेस तरीके से वो वाले केसेस नहीं देखे जाएंगे जो सीरियस फ्रॉड से रिलेटेड हो, या मेजर टैक्स इवेजन से रिलेटेड हो, या कोई सेंसिटिव या कोई सर्च मैटर हम लोग को ऐसा देखने को मिलता हो, या इंटरनेशनल टैक्स या ब्लैक मनी एक्ट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता हो। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर फेसलेस मैनर में नहीं लिए जाएंगे। ये डिपार्टमेंट जो है वो, उनके जो ऑफिशियल्स होंगे वो इन केस को पर्सनली जो है वो इन केस की जांच करेंगे, राइट। यानी कि सामने आकर फेसलेस नहीं होगा ये, राइट। तो ये फेसलेस इसलिए किया जा रहा है इनकम टैक्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए। ये आप इस पे देखेंगे ना, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, इस टॉपिक को आप देखेंगे तो आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वाला टॉपिक अच्छे समझने के लिए इस टॉपिक पर चले जाइएगा। ये रिपीटेड टॉपिक है, हालांकि ऑपरेशन में आ गया तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला है। यहाँ पर बात हो रही है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के बारे में। तो ये इस प्रकार की आजकल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये क्रोम बेस्ड होलोग्राम प्लेट्स होती हैं। होलोग्राम मतलब क्या होता है, इजी तरीके से मैं आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा कई बार कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर इवन बुक्स वगैरह में भी आपको एक छोटी सी चिट नजर आती होगी। उसको अगर आप देखते होंगे तो उसको अगर आप उसको हिलाएंगे थोड़ा सा तो वो कलर चेंज करती है, राइट। तो वो होलोग्राम होता है। तो ऐसे ही क्रोम बेस्ड होलोग्राम प्लेट जो है ये हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है हॉट स्टैंपिंग की प्रोसेस के थ्रू और लेजर ब्रांडिंग के थ्रू, जिसमें कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये बन जाता है जिसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। और ये लिंक किया जाता है सेंट्रल वेहिकुलर डेटाबेस के साथ यूनियन गवर्नमेंट के। और ये प्लेट्स जो है ये हेल्प करती है अथॉरिटीज को ये ट्रैक करने के लिए कि गाड़ी का ओनर कौन है, राइट। क्योंकि ये डुप्लीकेट किया नहीं जाता, क्योंकि जब गाड़ियां चोरी हो जाती हैं या इलीगल तरीके से गाड़ियों को बेचा जाता है चोरी करने के बाद ग्रे मार्केट के अंदर, राइट। और उसमें क्या करते हैं ये लोग कि जो गाड़ी जो होती है उसकी दूसरी ये नंबर प्लेट जो है वो बनाते हैं, लगा लेते हैं और उसको बेचते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो ऐसा क्या होता है, जब अथॉरिटी जब पकड़ेंगी किसी गाड़ी को तो उस गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर उसको अगर स्कैन करेंगी तो उसके थ्रू पता लग जाएगा। जब सामने वाले से आरसी मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड देखेगी अथॉरिटी, उस गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेगी, मैच नहीं करेगा तो सामने वाला समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चोर है,
राइट, ये चोरी की गाड़ी चला रहा है ये वाली, राइट। तो वो नंबर प्लेट जो होती है, उस नंबर प्लेट के थ्रू जो है वो गाड़ी की ओनरशिप को फाइंड किया जा सकता है, और इसका डुप्लीकेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि डुप्लीकेट बनाएंगे तो वो स्कैन होगा नहीं, मतलब अथॉरिटीज के पास, अथॉरिटी के सिस्टम में। तो ये वाली चीज है। तो इसलिए आज की डेट में ये इस प्रकार की नंबर प्लेट्स हो रही हैं, और आपने लगवाई भी होगी अपनी गाड़ी में। मैंने अपनी गाड़ी में लगवाई हुई है इस प्रकार की नंबर प्लेट, क्योंकि आजकल ऐसी नंबर प्लेट जो है वो बन रही है काफी ज्यादा, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, और ये अथॉरिटीज की हेल्प करेगा कि उनकी जो गाड़ी की ओनरशिप जो है उसकी ऑथेंटिसिटी को ट्रैक करने के लिए, और हेल्प करेगा कि इस प्रकार की इलीगल गाड़ियों की बिक्री ना हो, और चोरियां वगैरह प्रिवेंट करेगा, और नंबर प्लेट्स की जो ये नकली नंबर प्लेट जो बन जाती है ना, तो इसको प्रिवेंट करेगा ये। और अमेंड किया गया था रूल 50 को, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के, और उसके तहत ये मैंडेटरी कर दिया गया है इंडिया के अंदर ये वाली नंबर प्लेट्स को, राइट। और ये जो प्रोसेस है इसकी बुकिंग की, अभी ये थोड़ी सी इजी कर दी गई है बुकिंग की प्रोसेस को, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था, बट आपको सिंपली बस इस नंबर प्लेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो हल्की फुल्की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं तो लाइक जरूर हिट कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा लेक्चर को। और आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मंथली पैकेज चाहिए लेक्चर्स का, जिस मंथली पैकेज के अंदर आपको डेली रेगुलरली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आपको वीकली रिवीजन के लिए आपको एक सिंगल पीडीएफ दी जाती है जिसमें पूरे पिछले हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है, ऐसा ही सेम आपको मंथली पीडीएफ दी जाती है जिसमें एक ही सिंगल पीडीएफ में आपको पूरे मंथ की न्यूज मिलती है। और इतना ही नहीं, आपको प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन भी दी जाती है, जिस प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन को आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, और ये इंग्लिश में अलग होती है, हिंदी में अलग होती है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो उनको हार्ड कॉपी से पढ़ना पसंद होता है, तो इसलिए उनके लिए ये प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन भी प्रोवाइड की जाती है। तो इतना सब कुछ जो है ये आपको मंथली पैकेज जो प्रोवाइड किया जाता है, उसकी जो फीस है वो मिनिमम 100 रुपीज पूरे महीने की है, राइट। एंड यहां पर फोकस मैं करता हूं कि आप रिवाइज करें, क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स के साथ कि रिवीजन जो है वो कर नहीं पाते, वो रेगुलरली पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर्स को, और वो पीछे जाता है और रिवाइज उनका होता नहीं है। तो मैं जिस तरीके से आपको ये चीज प्रोवाइड कराता हूं, स्पेशली आपके सिलेक्शन के लिए प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आप रिवाइज करें। और अगर आपने मेरे द्वारा दिए गए, जैसे मैं आपको पुशअप देता हूं कि आपको रेगुलरली जो ये पीडीएफ मिलती है, फिर वीकली मिलती है, फिर मंथली मिलती है, ये जो जिस पैटर्न में आपको मिलती है, ये आपके लिए एक पुशअप है, ये एक पुश है कि आप जो है जैसे ही आपको मिल रहा है आप उसको तुरंत पढ़ें। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको मेंस में बैठने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की मैं गारंटी रखता हूं, क्योंकि अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया तो वो टॉपिक आपकी परमानेंट मेमोरी में छप जाएगा, और एग्जाम में आप भूलोगे ही नहीं उस टॉपिक को, अगर वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जितना अपन पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, अगर आप ईमानदारी से मेरे द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। चलो एनीवेज, ये इसके बारे में एक आपको जानकारी देनी थी। और 7 महीने की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जनवरी से जुलाई की मैगजीन आप परचेज कर सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 300 रुपए है पूरे के पूरे 7 महीने की। और इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन पर ही पूरी डिटेल मेंशन्ड है पेमेंट से रिलेटेड, और हर एक चीज लिखी हुई है कि आपको किस तरीके से आपको यानी कि ये पीडीएफ जो है मंथली पैकेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। और चैनल का नाम करेंट अफेयर बाय कमलाक्ष झा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पर अगर आप हैं तो मेरे नाम को सर्च करके आप मुझे वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।